Good morning children and welcome back in your civics class and मैं आशा करती हूँ कि आप you all are fit and fine and also I hope मैं भी आशा करती हूँ कि आप वीडियो देख रहे होंगे। आप वीडियो को आपने देखा होगा और अपनी पढ़ाई जो है वीडियो देखने के साथ साथ आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने जो है वो नागरिक शास्त्र से हमने जो है वो चैप्टर जो है स्टार्ट किया था, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। बच्चों आगे बढ़ने से पहले चर्चा करने से पहले डिस्कशन करने से पहले शीर्षक का डिस्कशन करने से पहले आई वांट टू गिव यू वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं आपको एक ज़रूरी सूचना, एक ज़रूरी नोटिस के बारे में बताना चाहती हूँ। बच्चों जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज जो है दुनिया जो है वो बहुत ही बुरे वक्त से गुज़र रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 एक महामारी घोषित कर दिया गया है और इस महामारी की वजह से बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो इफ़ेक्ट या प्रभाव पड़ा है। तो हमारी शिक्षा पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है और इसकी वजह से, इस बीमारी की वजह से जो है वो हमारे क्लासेस जो हैं वो टाइम से या समय पे शुरू नहीं हो पा रहे हैं और इस वजह से हम लोग जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं। बच्चों इसी कारण जो है यूपी बोर्ड ने जो है अपने सिलेबस को मॉडिफाई किया, यानी कुछ चेंजेस उसमें किया, उसे चेंज किया है। चेंजेस के नाम पे ये उसने चेंज किया है कि उसने इस समय पे क्लासेस ना होने के कारण, पठन और पाठन कार्य जो है वो टीचिंग ना होने के कारण या पढ़ाई ना शुरू होने के कारण जो है समय पर उसने सिलेबस का 30% जो है वो शीर्षक जो है 30% सिलेबस जो है उसने कम कर दिया, यानी उसने डिक्रीज़ कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। तो बच्चों आपका जो सिलेबस था, आपके पास जो सिलेबस था सब्जेक्ट्स का, उसमें 30% जो है यानी 30% जो सिलेबस है आपका वो कम हो गया है। और 30% सिलेबस के कम होने में उसके अंदर कौन से चैप्टर्स जो हैं अब आपकी बोर्ड पर उसमें अब आपके एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर्स आएंगे, मैं आपको सब चैप्टर्स का PDF बनाकर एक फ़ाइल के थ्रू, आपको PDF फाइल के थ्रू जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, मैं आपको भेज दूँगी एक PDF बनाकर बच्चों, उस सिलेबस का जिसमें 30% सिलेबस कम किया गया है और कौन से चैप्टर्स जो हैं अब आपके एग्ज़ाम में आएंगे या आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और उस चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से शीर्षक आपको पढ़ने हैं, उनका एक PDF फाइल में बनाकर आपको इस वीडियो के साथ भेज दूंगी और आप ध्यान से उस PDF फाइल को देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और प्लीज़ आप उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं सेव कर लीजिएगा ताकि वो आपके फ़ोन्स पे डिलीट ना हो, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ाइल होगी। तो आप जो है ध्यानपूर्वक इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और आप जो है उस फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सूचनाएं जो है लिखी होंगी, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और तो बच्चों बिफोर स्टार्टिंग, हम आगे बढ़ने से पहले हम पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कुछ चीज़ों के उन शीर्षक के कुछ इम्पॉर्टेंट यानी कुछ महत्वपूर्ण यानी ज़रूरी पॉइंट्स को हम एक संक्षेप में जो है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने जो है लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था। लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, हमने उसके बारे में जो है चर्चा या हमने उसके बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, पहली विशेषता तो हमने ये पढ़ा था। और दूसरी विशेषता हमने ये जानी थी कि इसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन होता है, यानी ये निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन पर आधारित होता है। तो इसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। ये हमने दूसरी विशेषता के बारे में डिस्कशन किया था। और तीसरी विशेषता थी आपकी कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल के सिद्धांत पर लोकतंत्र आधारित होता है, यानी ये एक वोट, एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी 1 person 1 vote and 1 value।
इस सिद्धांत पर लोकतंत्र आधारित होता है। ये आपकी तीसरी विशेषता थी। और अगली विशेषता के बारे में हमने पढ़ा था कि इस विधि में शासन और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण होता है, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। तो हमने इन विशेषताओं के बारे में जो है पिछले लेक्चर में डिस्कशन हमने किया था। हमने सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि क्या इन विशेषताओं के बारे में हमने आपको सारे पॉइंट्स जो है वो पढ़ाए थे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो उसका शीर्षक का नाम है आपका कि लोकतंत्र क्यों है, क्यों ज़रूरी है। ये इस टॉपिक को तो हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, लेकिन आज थोड़ा सा संक्षेप में हम जान लेंगे इन विशेषताओं के जानने के बाद कि लोकतंत्र ही क्यों, और क्या लोकतंत्र के अलावा भी कोई विकल्प हमारे सामने है, कोई ऑप्शन हो सकता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली या लोकतंत्र देश, भारत जैसे लोकतंत्र देश में क्या कोई और ऑप्शन हो सकता है लोकतंत्र प्रणाली के अलावा। इस बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। और दूसरा शीर्षक हम डिस्कशन करेंगे वो है लोकतंत्र के गुण और दोष, यानी लोकतंत्र के गुण और उसके पक्ष में क्या तर्क है, और लोकतंत्र के दोष और उसके विपक्ष में क्या तर्क है। यानी हम लोकतंत्र के फॉर और अगेंस्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम पूरी एक सारांशित वे में, एक पूरे समराइज्ड वे में अगर हम इसकी परिभाषा का एक आलंकन करें, एक एनालिसिस करें, मूल्यांकन करें, तो हमको ये समझ में आता है कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें जनता जो है वो शासक का चुनाव करती है। अब तो ये चीज़ों हमने पढ़ा था कि ऑन द होल संपूर्ण, अगर सारांश समराइज्ड वे में, अगर हम एक लाइन में अगर लोकतंत्र की परिभाषा को संक्षिप्त वे में अगर हम जानें, संक्षिप्त तरीके से जानें, तो यही होगा कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें जनता शासक का चुनाव करती है। अब इन सारे परिभाषाओं, इस सारांशित परिभाषा के आधार पे हम जो है वो लोकतंत्र प्रणाली की विशेषताओं को भी सारांशित वे में जान सकते हैं। समराइज्ड वे में अगर हम जानें तो होता है कि यह वह रूप है जिसमें लोग जो है वो शासक का चुनाव करते हैं, और लोगों द्वारा जो चुने गए लोग होते हैं, वो शासक होते हैं, वो सारे फैसले करते हैं। और इसमें इस चुनाव जो है वो लोगों को विकल्प और अवसर प्रदान करता है, यानी लोगों को समान रूप से विकल्प, समान रूप से अवसर प्रदान करता है। और ये विकल्प ये जो अवसर है लोगों को बराबरी और समान रूप से लोकतंत्र प्रणाली में मिलता है, उन्हें प्राप्त होता है। अब जो है, और इस चुनाव से जो बनी सरकार होती है, जब चुनाव होता है उसके चुनाव के बाद जो सरकार गठित होती है, जो सरकार बनाई जाती है, वो संविधान द्वारा तय किए गए बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए जो है वो काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोकतंत्र प्रणाली में है। अब हम इस आधार के बेस पर हम कहीं ना कहीं बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं कि लोकतंत्र प्रणाली ही क्यों चाहिए, स्पेशली विशेषकर हमारे देश में, भारत जैसे देश में। तो इसका प्रश्न का उत्तर हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है, क्योंकि हम अगर आप देखेंगे कि हम भारतवासी भारत जैसे लोकतंत्र देश में रह रहे हैं। अब जो है जैसे ये होता है कि हम जैसे हमने पढ़ा था, जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कशन किया था कि आज विश्व में, आधुनिक वर्तमान युग में विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक प्रणाली को अपना रहे हैं, उनको अपने देश में स्थापित करने के लिए अग्रसर हैं, प्रयत्नशील हैं। वो इस प्रणाली को सर्वोपरि मान रहे हैं, सर्वोच्च मानते हैं, उत्तम मान रहे हैं। आज के आधुनिक युग में बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे विश्व में ऐसे देश हैं जो इस प्रणाली को जो है वो उत्तम मानते हुए अपने देश में जो है स्थापित कर रहे हैं, इसको अपनाया जा रहा है।
अब जैसे बहुत ऐसे महान विचारक होंगे, बहुत सारे ऐसे महान विचारक हैं जिन्होंने लोकतंत्र के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हुई हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जो है जनता का और जनता के लिए, जनता द्वारा सरकार है। हमने लॉर्ड ब्राइस की फेमस लॉर्ड ब्राइस का कथन भी हमने डिस्कशन किया था। हमने पढ़ा था कि 70 वर्ष पूर्व जो है लोकतंत्र प्रणाली एक अपमानजनक, एक दहशत भरा शब्द था, लेकिन आज वर्तमान युग में 70 वर्ष बाद जो है इस शब्द का गुणगान किया जा रहा है, किया जा रहा है कि मीन्स कह सकते हैं कि इसको बहुत सारे देश जो हैं विश्व के वो अपना रहे हैं, लोकतंत्र प्रणाली स्थापित कर रहे हैं। अब लोकतंत्र प्रणाली चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, दोनों ही प्रणाली, दोनों ही रूपों में जनता की भागीदारी होती है, जनता की हिस्सेदारी होती है। प्रत्यक्ष में जनता स्वयं शासन करती है, स्वयं सारे फैसले लेती है, स्वयं सारे कार्यक्रम और नीतियाँ और कानून बनाती है, और अप्रत्यक्ष में वो प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि शासन करते हैं। वो प्रतिनिधि जनता के बिहाफ में, उनके संदर्भ में जो है वो कानून बनाते हैं, उनके लिए कानून बनाते हैं और जनता के प्रति वो जवाबदेह होते हैं। तो दोनों ही रूपों में देखा जाए तो जनता की भागीदारी है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में। तो चाहे प्रत्यक्ष प्रणाली हो चाहे अप्रत्यक्ष प्रणाली हो, लोकतंत्र प्रणाली को ही लोग ज़्यादातर जो है वो मान रहे हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है बच्चों, एक प्रश्न आता है कि क्या हमारे समक्ष इसके अलावा भी कोई विकल्प है, स्पेशली विशेषकर जो है भारत जैसे देश में, क्या हमारे सामने इसका कोई विकल्प है, कोई दूसरा विकल्प है इसका? तो बच्चों अगर हम अपने भारत देश की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने जो है इसका कोई और विकल्प नहीं हो सकता है, या हम दूसरे विकल्प के बारे में सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि बच्चों आपको पता ही है कि 200 वर्ष जो है हम अंग्रेज़ों के अधीन रह चुके हैं, और हमने अधीन रह चुके हैं। उसके बाद जब हम बड़े बड़े आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने जब देश को आज़ाद कराया, इस देश को स्वराज की अवधारणा दी, स्वराज का कॉन्सेप्ट बताया, तो हमको तब समझ में आया कि गणतंत्र होने का महत्व क्या है। ये तब लोकतंत्र के महत्व को, इम्पोर्टेंस को हमने जाना। तब ने हमको समझ में आया कि ये लोकतंत्र प्रणाली जो है वो क्या है और क्यों होनी चाहिए। क्योंकि हम 200 वर्ष तक जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन रह चुके थे, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, हमारी कोई अपना अस्तित्व नहीं था, या हम गुलाम थे, हम दासत्व के अधीन थे, अंग्रेज़ों के अधीन थे, और हम पर वो शासन कर रहे थे। हमारे अपने देश में हम अनजान और परायों की तरह रह रहे थे। तब हमको समझ में आया कि हमको आज़ादी पाने के बाद हमने तब जाना कि हमको हमारे देश में लोकतंत्र प्रणाली ही चाहिए, यानी डेमोक्रेसी ही चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते ही हैं, लोकतंत्र की जनता की भागीदारी होना, यानी जनता की पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन होना। तो बच्चों अगर हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं हो सकता है, या अगर कोई विकल्प होगा भी तो यही हो सकता है कि फिर से अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर आ जाए, या बाहर से कोई राजा बुलाया जाए इस पे शासन करने के लिए, या तानाशाह सरकार जो है वो स्थापित हो जाए, डिक्टेटरशिप स्थापित हो जाए, यानी राजस्व मोनार्की सिस्टम जो है वो राजस्व पर, या राजतंत्र स्थापित हो जाए जिसमें राजा ही जो है वो शासन करता है और जनता मौन रहती है, जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। तो हमारे पास यही विकल्प है, यही ऑप्शंस है, और जो है इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। और लेकिन हम इन विकल्पों की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम इन विकल्पों को नहीं चुनते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमें जो है हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो हमको लोकतंत्र प्रणाली ही चाहिए। हमारी जो सरकार है वो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही बनाई जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि हमें क्यों लोकतांत्रिक चाहिए, क्योंकि ये जो प्रतिनिधियों द्वारा जो सरकार बना, लोगों द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, लोगों के अधिकारों की बात करती है, लोगों के हितों की बात करती है। ये सरकार लोगों के हितों के आधारित होती है। तो इसलिए हमको ये लोकतंत्र प्रणाली ही ज़रूरी है। बच्चों इस पॉइंट्स को और समझने के लिए और ज़्यादा क्लियर समझने के लिए हम इसके गुण और पक्ष में जो है वो डिस्कशन करेंगे कि लोकतंत्र प्रणाली के कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और इसके पक्ष में क्या क्या जो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं।
बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के गुण एवं पक्ष में तर्क, क्या क्या आर्गुमेंट्स है, क्या क्या तर्क है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले होता है बच्चों, सबसे पहला गुण जो इसका ये है कि यह जनमत पे आधारित शासन होता है। यानी लोकतंत्र में शासन जनमत पे आधारित होता है। यानी आप कहते हैं जनमत पे आधारित शासन का मतलब ये है, उसका अर्थ ये है कि इसमें शासन जो है वो जनता की समान इच्छा के अनुसार चलाया जाता है। यानी जनमत पे यानी जनमत यानी लोगों के मत पे आधारित ये शासन होता है। और इसका मतलब ये है कि जनता की समान इच्छाओं के अकॉर्डिंग या उसके अनुसार जो है वो शासन चलाया जाता है। और इसमें अब चूँकि और जनता की इच्छाओं के अनुसार शासन होता है, तो इसमें जनता प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का जो है वो ध्यान रखा जाता है। यानी इस शासन में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का ध्यान रखा जाता है। इसलिए पहला आपका गुण है कि ये जनमत पे आधारित शासन, इसमें शासन जनमत पे आधारित होता है, यानी जन मत पर यानी लोगों के मत पर होता है। दूसरा आपका है ये लोकप्रिय और स्थायी शासन है। अब जैसे कि जनता का हित जो है, चूँकि ये जनता के हितों पे आधारित होता है और इसमें जनता का जो हित होता है वो सर्वोपरि होता है, सुप्रीम होता है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है और बड़ा होता है। जनता के हितों पे आधारित ये शासन होता है। इसलिए ये सर्वाधिक, इसलिए ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शासन प्रणाली माना जाता है। क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी होती है, उनके हितों की बात होती है, तो ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रणाली के रूप में स्थापित होता है। और चूँकि इसमें क्या है, और इस प्रकार, और इसीलिए हम ये कहते हैं ना कि ये सरकार जो है वो लोकतंत्र जनता की और जनता के लिए सरकार है। जैसे अब्राहम लिंकन ने आपने परिभाषा हमने बताई कि इसलिए लोकतंत्र जो है जनता के लिए, जनता द्वारा सरकार होती है। और ये जो सरकार होती है ये स्थायी शासन का भी साधन है, क्योंकि इसमें ये स्थायी शासन भी है। हम स्थायी शासन भी इसको भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जनता संचालन करती है शासन को, क्योंकि इसमें शासन का संचालन जनता द्वारा होता है, इसलिए स्थायी शासन भी है। और चूँकि जनता द्वारा सरकार बनाई जाती है, जनता के लिए सरकार बनाई जाती है, जनता के हितों की बात होती है, इसलिए यह लोकप्रिय शासन है। तीसरा आपका बच्चों है समानता और स्वतंत्रता का स्रोत या पोषक। लोकतंत्र प्रणाली स्वतंत्रता और समानता का स्रोत है, उसका पोषक है। अब हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत जो है जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग और आदि के मतलब आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसमें समान रूप से जनता को समान रूप से अवसर प्रदान होता है। हर क्षेत्र में हर समुदाय के लोगों को समान रूप और समान अवसर प्राप्त होता है। इसमें उनको लिंग, धर्म, जाति, भाषा, रंग के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी क्वालिटी जो है, सबसे बड़ा जो गुण है, सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है वो ये है। और कानून के समक्ष जो है सभी नागरिक जो है वो बराबर होते हैं। कानून की नज़र में या कानून के समक्ष जो है सभी नागरिक जो है वो बराबर होते हैं, समान होते हैं। और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी लोकतंत्र जो है स्वतंत्रता का भी स्रोत है, क्योंकि लोकतंत्र में आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का, अपने विचारों और सोच को प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं अपनी बात कहने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने व्यूज़, अपने मतों को अभिव्यक्त करने के लिए आप पूरी तरीके से लोकतंत्र प्रणाली में स्वतंत्र होते हैं। आप पे कोई बंदिशें, आप पे कोई रुकावट या आप पे कोई बंधन या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाते हैं कि एक समुदाय को ही स्वतंत्रता है बोलने की। नहीं, हम पूरी तरीके से अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो लोकतंत्र में ये भी स्वतंत्रता दी जाती है। अर्थात और एक चीज़ और है कि आपको कोई भी सभा, कोई भी संगठन, कोई भी समिति का निर्माण करने का या बनाने की भी स्वतंत्रता दी जाती है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता का पोषक या स्रोत है। आपका अगला है कि जन कल्याण का पोषक।
अब लोकतंत्र का उद्देश्य जो है, आज जैसा कि हमने कहा कि लोगों के हितों की बात होती है, लोकतांत्रिक प्रणाली में, लोकतंत्र में लोगों के हितों की बात की जाती है, लोगों के वेलफेयर की बात की जाती है। तो लोकतंत्र का उद्देश्य जो है वो सभी लोगों का कल्याण करना है, अर्थात यह जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके सुधार के लिए जो है वो प्रोग्राम या कोई कार्यक्रम जो है वो चलाना चाहता है या चलाया जाता है। तो बच्चों, अगला आपका है, अगला जो गुण है वो है राजनीतिक जागृति, जैसे कह सकते हैं हम इंग्लिश में पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में हमने जैसे आपको बताया कि लोकतंत्र में जनता जो है वो भागीदारी होती है, जनता का पूरा पार्टिसिपेशन होता है। तो इसमें जनता जो है वो, जनता में राजनीतिक जागृति जो होती है यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। लोगों को दिलचस्पी होने लगती है पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में, क्योंकि वो उनकी भागीदारी होती है, क्योंकि वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, चुनाव द्वारा निर्वाचित करते हैं। तो उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो उत्पन्न हो जाती है, या राजनीतिक जागृति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और जो है इसमें क्या होता है कि और इसी तरीके से जब वो निर्वाचन जब वो प्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं और शासन कार्य जब उनका शुरू होता है, तो उसके द्वारा जो है जनता जो है वो जनता में एक क्यूरियोसिटी, एक अवेयरनेस, एक जागृति, एक जो इच्छा होती है राजनीति में वो उत्पन्न हो जाती है जनता में। तो जनता, क्योंकि जनता की भागीदारी पूरी तरीके से होती है लोकतंत्र प्रणाली में, तो जनता भी जो है वो राजनीतिक गतिविधियों को जानने के लिए इच्छुक होती है और उनमें उसको उनकी गतिविधियों को, या सरकार किस तरीके से, सरकार का गठन हो रहा है, सरकार में क्या गतिविधियां हो रही है, कौन से कानून, कौन सी नीतियों का गठन हो रहा है, इनको जानने की उनमें एक क्यूरियोसिटी जो है, एक इच्छा उत्पन्न होती है। उनमें पॉलिटिकल यानी राजनीतिक अवेयरनेस यानी राजनीतिक जो है जागृति उत्पन्न हो जाती है। यह आपका अगला जो आपका है गुण था। और अगला गुण जो है, अगला जो उसका जो है आपका गुण है वो है राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि लोकतंत्र में जाति, धर्म, लिंग, रंग या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी को समान अवसर प्राप्त होते हैं, सभी एक समान तरीके से जो है समाज में रहते हैं और उनको अवसर भी समान प्राप्त होता है। लोकतंत्र प्रणाली में कोई भी भेदभाव इन चीज़ों के आधार पे, धर्म, जाति और लिंग और रंग या भाषा के आधार पे नहीं किया जाता है बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि जनता जो है, इसलिए और इसमें यह भी है कि जनता जो है वो देश की वास्तविक शासक होती, क्योंकि वो अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करती है, या प्रत्यक्ष रूप में अगर देखा जाए तो वो जनता शासन करती है। अतः लोकतंत्र में जो है नागरिकों में एक देशभक्ति की जो भावना होती है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है और लोगों को या नागरिकों को देश के लिए कुछ करने का अवसर या मौका प्रदान होता है, मौका मिलता है, क्योंकि उनके अंदर ये होता है कि ये मेरा देश है। वो अपने मतों का या अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हैं, अपने वोट का प्रयोग करते हैं और उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना जो है कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है, जागृत हो जाती है। और क्योंकि फिर उनको लगता है कि उनको अपने देश के लिए करने के लिए कुछ अवसर या कुछ मौका मिलता है, उनको देश के लिए कुछ करने का उन्हें पूरी तरीके से मौका और पूरी तरीके से अवसर प्राप्त होता है। और इसी कारण जो है, और यही कारण है कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। वो अपने देश के लिए करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और अपने देश के प्रति वो जो है वो वफादार रहने की कोशिश करते हैं, या देश के लिए कुछ करने का वो जो है वो अंदर वो अपने जो है महत्वाकांक्षा रखते हैं। तो राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास होता है लोकतंत्र प्रणाली में, ये इसका जो एक गुण है। और अगला गुण आपका है कि नैतिक और मानवीय महत्व रखता है। यानी लोकतंत्र प्रणाली में जो लोकतंत्र में नैतिक महत्व हम इस कारण भी कह सकते हैं कि इसे सफल बनाना जो है, यानी लोकतंत्र प्रणाली को सफल बनाना नागरिक अपना नैतिक कर्तव्य समझने लगता है। यानी जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो डेमोक्रेसी को या लोकतंत्र प्रणाली को सफल बनाने का कार्य जो है वो उसे अपना वो नैतिक कर्तव्य समझने लगते हैं। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उनकी कि वो इस डेमोक्रेटिक या इस डेमोक्रेसी को किस तरीके से सफल बनाएं।
और जो है मानवीय तत्व होना तो एक स्वाभाविक तत्व है, क्योंकि यहाँ लोगों की भागीदारी है, जनता की भागीदारी है, जनता की पार्टिसिपेशन है, तो वो तो आपका इसमें मानवीय तत्व होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि यह लोक कल्याण पे आधारित है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये जनता के हितों की बात करता है, जनता के कल्याण के बारे में सोचता है। सारे प्रोग्राम्स हैं या कार्यक्रम हैं या नीतियां हैं या कानून हैं, वो संविधान के अनुसार लोगों के कल्याण और हितों के लिए बनाए जाते हैं। तो ये जन कल्याण पे, ये लोक कल्याण पे आधारित है, इसलिए जो है इसमें मानवीय तत्व भी पाए जाते हैं। एक ह्यूमैनिटी की भी बात होती है, एक मानवता की भी बात की जा सकती है इसमें। और बच्चों अगला आपका है गुण है, हो सकता है वो है राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय नहीं। अब चूँकि जनता लोकतंत्र प्रणाली में भागीदारी होती है, जनता का पूरी की पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन होता है, इसके अंदर भागीदारी होती है, तो इसमें कोई सामाजिक या राजनीतिक क्रांति का भय नहीं होता है, क्योंकि कोई भी क्रांति जो है आप जनता द्वारा ही शुरू की जाती है। क्रांति जनता के बीच में से शुरू होती है। तो यहाँ अगर जनता स्वयं ही शासन कर रही है, स्वयं ही प्रतिनिधि चुनकर शासन का कार्य उनके हाथों में दे रही है, या सरकार का गठन हो रहा है उनके चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, तो इसमें सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का कोई या रेवोल्यूशन या इसका कोई ऐसा भय नहीं होता है। और इस प्रकार से जो है ये पूरी तरीके से लोकतंत्र प्रणाली जो है वो जो है सर्वोपरि और सर्वोच्च मानी गई है इन विशेषताओं के, इन गुणों के आधार पर। तो बच्चों हम कह सकते हैं ना, इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद, जानने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि लोकतंत्र प्रणाली जो है वो सर्वोच्च है, वो सर्वोपरि है और बेस्ट है और सुप्रीम है। इसीलिए विश्व के बहुत सारे देश जो हैं वो हम ये लोकतंत्र प्रणाली को अपना रहे हैं, उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों अब किसी भी चीज़ का, किसी भी पहलू के दो साइड्स होते हैं, किसी भी चीज़ के दो साइड्स होते हैं, गुण और दोष। हमने गुणों के बारे में डिस्कशन तो किया। अब लोकतंत्र प्रणाली के कुछ गुण भी हैं जिन्हें आलोचकों ने जो है वो प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है। आलोचकों ने यानी क्रिटिक्स ने जो है लोकतंत्र प्रणाली के दोष के बारे में भी बताया है, उसकी आलोचना की है, उसके विपक्ष में उन्होंने क्या तर्क रखे हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भी है, पहला तर्क उन्होंने रखा कि अयोग्यों की पूजा, यानी इनकैपेबिलिटी जो होती है, अयोग्यों की पूजा इसमें की जाए। ऐसे प्लेटो और अरिस्टो जैसे महान फिलोसोफर, दार्शनिक का मानना था कि लोकतंत्र प्रणाली मूर्खों के शासन है, मूर्खों का शासन है ये। वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे प्लेटो और अरिस्टो, उनका ये मानना था कि जो ये लोकतंत्र प्रणाली है वो मूर्खों का शासन है। और एच.जी. वेल्स जो एक साहित्यकार थे, उन्होंने भी ये कहा था कि ये शासन जो है बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन है। बुद्धिहीनों यानी जिनके पास बुद्धि नहीं है, मूर्ख हैं, और अज्ञानी जिनके पास कोई इतना ज्ञान नहीं है, अच्छे बुरे की समझ नहीं है, ये उनका शासन है। ये ऐसे महान लोगों ने जो है, ऐसे क्रिटिक्स, आलोचकों ने जो है ये बात कही लोकतंत्र प्रणाली के बारे में। अब क्यों कही? क्योंकि उनका मानना था, या क्रिटिकों या आलोचकों का मानना कि प्रजातंत्र में मूर्ख, विद्वान, सच्चा, झूठा या चरित्रवान, चरित्र भ्रष्ट लोगों को समान रूप से जो है वो मौका मिलता है शासन करने का। और समाज में जो है अशिक्षित वर्ग की कमी के कारण, जो शिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण, यानी समाज में जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनकी कमी के कारण जो है कभी कभी शासन जो है वो अयोग्य लोगों के हाथों में चला जाता है, यानी इनकैपेबल पर्सन के बारे में हाथों में चला जाता है, या ऐसे व्यक्तियों के हाथों में चला जाता है जो शासन करने के योग्य नहीं होते हैं, लेकिन वो शासन करने के लिए चुने जाता है। जो अयोग्य, तो लोकतंत्र प्रणाली में हम कह सकते हैं कि अयोग्यों की पूजा की जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो कहीं ना कहीं जो है शासन जो है वो शिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण जो है शासन जो है अयोग्य हाथों में चला जाता है, इनकैपेबल हैंड्स में चला जाता है, और इसके कारण जो है इनएफिशिएंट शासकों के हाथ में चला जाता है, अयोग्य शासकों के हाथ में चला जाता है। और इसीलिए लोकतंत्र प्रणाली में हम आलोचकों का ये मानना है कि इसमें अयोग्यों की पूजा होने लगती है।
जो अगला जो आपका दोष है वो है साहित्य, कला और संस्कृति का विरोधी। अब लोकतंत्र प्रणाली में बच्चों उन कार्यक्रमों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, या उन कार्यक्रमों को उन पे ज़्यादा पैसे या धन खर्च किए जाते हैं जिनके द्वारा लोग प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक वोट जो है वो प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक जो है उनको मत प्राप्त हो सके। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि संस्कृति, कला या साहित्य पे जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान जो है वो लोग नहीं दे पाते हैं। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र साहित्य, कला और संस्कृति का विरोधी है, या उसको हम विरोधी कह सकते हैं। और आलोचकों ने इस पॉइंट पर उन्होंने अपना यही मत रखा कि जितना ध्यान जो है वो संस्कृति के विकास में या कल्चर के विकास में होना चाहिए, संस्कृति और कला के विकास में या साहित्य के विकास में होना चाहिए, उतना ध्यान जो है वो नहीं हो पाता है लोकतंत्र प्रणाली में, क्योंकि लोकतंत्र प्रणाली में उन्हीं कार्यक्रमों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या धन खर्च होते हैं जिनके द्वारा उनको ज़्यादा से ज़्यादा मत प्राप्त हो। तो बच्चों ये रहा आपका दोष। और अगला दोष जो है आलोचकों ने ये बताया, विपक्ष में तर्क रखे, वो है आपका कि दलगत बुराइयाँ। अब लोकतंत्र का कार्य जो है वो दलगत प्रथा के आधार पे होता है। इस कारण जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, कपट को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का गठन किया जाता है लोकतंत्र प्रणाली में ताकि वो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें। और जो है इसलिए अब इन दलगत ये जो दल होते हैं राजनीतिक पार्टियां में, ये अपने आप को स्थापित करने के लिए, जनता का समर्थन पाने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं स्वार्थी हो जाती है और वो यहाँ पर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने लगती है। और जो है और स्वाभाविक आदर्शों को वो नष्ट कर देते हैं, या स्वाभाविक आदर्शों को दरकिनारा कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, और उसकी जगह पे वो जो है वो कहीं ना कहीं कपट को प्रोत्साहित करने लगते हैं। और इन दलगत बुराई के आधार पे वो लोगों में फूट भी डालने लगते हैं। तो ये जो दल है वो हमेशा, इस तरह के जो दल हैं वो हमेशा अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, यानी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे रहते हैं ताकि उनकी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनको लोगों का ज़्यादा समर्थन प्राप्त हो, मत प्राप्त हो, और उनकी पार्टी जो है वो चुनाव में विजयी हो और उनकी पार्टी जो है वो सरकार का गठन करे। हर पार्टी, हर दल जो है वो इसी स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है लोकतंत्र प्रणाली में। ना बच्चों, अब इसमें है कि निर्वाचन के समय जो है दलगत बुराइयां जो है वो कभी कभी सामने उभर कर आ जाती हैं। जब निर्वाचन होता है, जब चुनाव होता है, तो हम कभी कभी सुनते हैं कहीं कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल जो हैं उन्होंने अनफेयर मीन से चुनाव लड़ा। तो हम सभी दल जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। सभी दल जो है एक दूसरे की नीतियों को बुराई करते हैं, एक दूसरे की नीतियों को आलोचना करने लगते हैं, उनको नीचा दिखाने की चेष्टा या प्रयत्न करने लगते हैं। और बच्चों इसका परिणाम, इन बुराइयों का परिणाम ये होता है कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें पारस्परिक यानी आपस में जो है वो कटुता, खटास, एक टकराव सा उत्पन्न हो जाता है, और द्वेष, घृणा और इस तरह की बुराइयां जो हैं वो पनपने लगती हैं राजनीतिक दलों में। तो ये आपका ये दोष रहा। और अगला दोष है बच्चों समय और धन का अपव्यय, यानी वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। अब कहते हैं लोकतंत्र में चुनाव पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव पे लाखों या करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं। और जनता, और इसमें क्या है, चुनाव की जो प्रत्याशा होती है उसमें जनता जो होती है वो महंगाई से भयभीत हो जाती है। इतने सारे पैसे जो है, करोड़ों रुपए जो है जनता चुनाव के समय जो है खर्च होते हैं, तो उस पे जनता के लिए क्या होता है, बाद में वस्तुओं की महंगाई पर, वस्तुओं पे इसका असर पड़ता है और जो है उनकी वस्तुएं जो है वो महंगी हो जाती हैं और लोग जो है उस महंगाई से भयभीत हो जाते हैं। साथ में ही मंत्रियों की संख्या बढ़ने के कारण जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और जो है इसके अतिरिक्त जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका वेतन, उनकी सैलरी और भत्ते के रूप में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग जो होता है वो अनावश्यक रूप से जो है वो खर्च हो जाता है।
तो अब जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी सैलरी उनको देनी हो, उनका वेतन और भत्ते के रूप में जितने राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अनावश्यक रूप से बिना किसी आवश्यकता के जो रुपये जो है वो वेस्ट या खर्च हो जाते हैं, ये आपका दोष है। अगला है धनवानों की प्रबलता। अब इसमें क्या है, जो निर्वाचन जो पद्धति के कारण जो है, यानी चुनावी पद्धति यानी चयनित पद्धति के कारण, यानी निर्वाचित सिस्टम के कारण, उस प्रणाली के कारण जो होता है, अमीर जो होते हैं धन के बल पे क्या करते हैं, गरीब मतदाताओं को खरीद लेते हैं, उनके मतों को वो खरीदने की कोशिश करते हैं, और वो कभी कभी ऐसा भी होता भी है कि चुनाव जो है वो जीत भी जाते हैं। और जो निर्वाचन में चुने जाने के बाद जो होता है धनवानों की ही, और वो क्या करते हैं कि जब ये जो अमीर जो धन वाले होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो धन के बल पर जो गरीब जो मतदाता होते हैं उनको वो पैसे के बल पर उनको खरीद लेते हैं, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो धनी वर्ग के हितों के लिए काम करते हैं, वो उन गरीब मतदाताओं के बारे में भूल जाते हैं, और उनके वेलफेयर, उनके सुधार के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए उनके पास समय नहीं होता है, और वो उनके बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ धनी वर्ग को प्रोत्साहन देते हैं। तो ये आपका दोष रहा बच्चों। अगला है अनुत्तरदायी शासन। अब लोकतंत्र उत्तरदायी शासन है, लोकतंत्र शासन जो है वो उत्तरदायी शासन है, परंतु व्यवहार में ये अनुत्तरदायी है, इररिस्पॉन्सिबल शासन हो जाता है। आलोचकों का ये मत है कि इसमें जो है उत्तरदायी केंद्र बिंदु यानी उत्तरदायी उत्तरदायी पॉइंट्स को ढूंढना या केंद्र बिंदु को ढूंढना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब प्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव में जीत जाते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं वो करते नहीं, यानी कथनी और करने में फ़र्क हो जाता है। वो बड़े बड़े प्रॉमिसेस, बड़े बड़े जो है वादे करते हैं, बड़े बड़े जो हैं पॉलिसीज़, नीतियों को आपके समक्ष रखते हैं, लेकिन जब वो निर्वाचित हो जाते हैं, वो जब सरकार बना लेते हैं, तब उन बातों को वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और फिर जो है वो जो है लोकतंत्र प्रणाली में है जो है अपने हितों की बात वो करने लगते हैं, अपने स्वार्थ को वो ढूंढने लगते हैं। इस प्रकार जनता के प्रतिनिधि जो है चुनाव जीतने के बाद उत्तरदायित्व जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भूल जाते हैं। चुनाव से पहले वो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, आपके वेलफेयर, आपके सुधार, आपके कल्याण की बात करते हैं, हमारे जनता के कल्याण के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब वो चुने जाते हैं, जब वो प्रतिनिधि के रूप में आ जाते हैं, तब वो भूल जाते हैं अपने वादों को, और जनता के हितों को वो ध्यान में नहीं देते हैं और उनको नकार देते हैं। अगला है बच्चों कोरा आदर्शवाद, यानी लोकतंत्र कोरे आदर्शवाद पर है। जैसा कि हमने बताया, जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान नहीं देते हैं, लोग चुनाव जीतने के बाद अपने वादे, अपने प्रोमिसेस को वो भूल जाते हैं, और समानता, स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों पे जो है वो ये अवश्य आधारित है। लोकतंत्र प्रणाली स्वतंत्रता पे आधारित है, समानता पे आधारित, जैसा कि हमने गुण पक्ष के बारे में जब हमने पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा कि ये हालांकि ये स्वतंत्रता और समानता जैसे आदर्शों पर आधारित है, परंतु व्यवहार में समानता और स्वतंत्रता जो है कहीं दिखाई नहीं देती है, तो ये भी आपका गुण है। और लास्ट है अंधभक्ति। लोकतंत्र में जनता अपनी मूर्खता के कारण कभी कभी ऐसी नेता को पूजने लगते हैं जो उनके वेलफेयर के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब बात करने पे आती है तो वो मुकर जाते हैं। जनता कभी कभी मूर्ख बन जाती है इन नेताओं के द्वारा। अब इसका लाभ उठाकर वो नेता क्या करते हैं, जनता की भावनाओं का लाभ उठाकर ये जो नेता क्या करते हैं, वो तानाशाह बन जाते हैं, वो अपनी मनमानी करने लगते हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ को, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को वो लागू करने लगते हैं। जैसे फ्रांस में नेपोलियन और जर्मनी में हिटलर इसी कारण तानाशाह बने, क्योंकि वो अपनी नीतियों को अपना रहे थे, अपनी नीतियों को लोगों पर लागू कर रहे थे, अपनी पॉलिसीज़ को वो लागू कर रहे थे। तो ये आपका अंधभक्ति का गुण है, लोकतंत्र का एक दोष है। तो बच्चों हम जो है आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आप यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमने जो है डिस्कशन किया गुण और दोष, यानी गुण और पक्ष के भी तर्क हमने पढ़ा, और दोष और विपक्ष के में तर्क के बाद तर्क में डिस्कशन किया। तो बच्चों जो है हम यहीं पे बंद करते हैं, और अगले इस लेक्चर में जो है हम अगला टॉपिक, अगला शीर्षक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।
बच्चों, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही, इस लेक्चर के शुरू में ही बताया था सिलेबस के बारे में, तो बच्चों जो जो चैप्टर्स आपके इतिहास और सिविक्स में, नागरिक शास्त्र में जो चैप्टर जो आ रहे हैं, जो आपको पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स के नाम हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं एग्ज़ाम्स के लिए। और वो चैप्टर्स इतिहास में बच्चों आपका है पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, और दूसरा चैप्टर आपका है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और तीसरा चैप्टर आपका खंड 2 से है। पहला आपका खंड 1 से 2 चैप्टर है, यानी फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, और फिर खंड 2 से आपका पहला चैप्टर, 5वां चैप्टर है, वो है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसमें आपको जो है 2 चरवाहों के ग्रुप के बारे में पढ़ना है, वो है अफ्रीकन चरवाहा और एक है भारत के चरवाहों के बारे में। तो अफ्रीकन चरवाहे के बारे में पढ़ना है और आपके भारत के चरवाहे के बारे में पढ़ना है, ये आपका केस अध्ययन है। और पहले खंड में मैंने आपको बताया फ्रांसीसी क्रांति पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपका है यूरोप में समाजवाद और एवं रूसी क्रांति, और खंड 2 से 5वां चैप्टर है आपका आधुनिक विश्व में चरवाहे, जिसमें 2 चरवाहे ग्रुप के या समूह के बारे में पढ़ना है। पहला आपका है अफ्रीकन चरवाहे के बारे में और दूसरा भारत के चरवाहों के बारे में। अब आप आ जाइए, आपका ये 3 चैप्टर इतिहास से है जो आपको पढ़ने हैं एग्ज़ाम के लिए। और जो है आपका सिविक्स में जो है आपका नागरिक शास्त्र में आपके 4 चैप्टर्स हैं जो आपके इस तरीके से हैं। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, दूसरा है आपका संविधान निर्माण, तीसरा आपका है संस्थाओं का कामकाज, और आपका लास्ट है लोकतांत्रिक अधिकार। यानी लोकतांत्रिक राजनीति यानी राजनीतिक शास्त्र में, नागरिक शास्त्र में आपका दूसरा चैप्टर आपका जो है वो है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। और अगला चैप्टर है संविधान निर्माण, और अगला चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज, और लास्ट चैप्टर आपका है लोकतांत्रिक अधिकार। ये चैप्टर जो हैं, ये जो पार्ट हैं आपको पढ़ने हैं आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो बच्चों आप ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा, और मैं आपको सिलेबस का PDF फाइल भी सेंड कर दूँगी। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ। गुड बाय।